हेलो। आवाज शुरू हो गया? नहीं। ये क्या, इसको तो कर दिया। ठीक है। कितना अच्छा है। ये जुड़ गए हैं वो पढ़ेंगे, जो नहीं जुड़े हैं वीडियो भेज दिया जाएगा, लिंक भेज दिया जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। आज का वर्कशॉप में हम लोग देखेंगे एक एक करके विभिन्न क्वेश्चनों को। इसे सबसे पहला सवाल है, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? हम लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो सीमा है उसे हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि यह समिति इसी से जुड़ा हुआ है, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह घोषणा की गई थी कि भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह घोषणा की गई थी कि भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। उसमें भारत का दो प्रभुसत्ता संपन्न उपनिवेश के रूप में विभाजन भी नियत किया गया था, यानी कि एक पाकिस्तान होगा और दूसरा भारत होगा। ठीक है, यानी कि विभाजन को इसमें स्वीकार किया गया था। जून 1947 में ब्रिटिश सरकार द्वारा दो सीमा आयोगों की अध्यक्षता के लिए, एक बंगाल और एक पंजाब के लिए सर सिरिल रैडक्लिफ को नियुक्त किया गया। यानी कि पंजाब और जो बंगाल वाला जो हिस्सा है भारत में, तो उसके विभाजन के लिए कि वहां पर सीमा कैसे तय किया जाएगा, उसका सीमा रेखा क्या होगा, उसके उसे ये करने के लिए, उसके विभाजन के लिए एक सर सिरिल रेडक्लिफ को नियुक्त किया गया था। और इस आयोग में कांग्रेस के 4 और मुस्लिम लीग के भी 4 सदस्य थे। इन लोगों ने मिलकर जो रेखा निर्धारित की या जो सीमा निर्धारित की, उसी को हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। ठीक है, यहाँ पर 2-3 सवाल यहाँ पर से बनता है कि रेड क्लिफ जो लाइन है वह किस देश की सीमा है? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा है। और यह इसमें ये भी सवाल करता है कि किस राज्य वाला हिस्सा को ये विभाजित करता है, किस राज्य वाला हिस्सा में इसका विभाजन किया गया है? तो ये बंगाल और पंजाब वाला हिस्सा जो है उसमें यह रेखा खींची गई है। ठीक है, अगला है निर्धनता का दुष्चक्र, यानी निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? निर्धनता लिखा गया, निर्धनता। ठीक है, यानी निर्धनता से तात्पर्य क्या है? गरीबी है। और जो गरीब है वह उसी दुष्चक्र में फंसे रह जाते हैं। इस सिद्धांत में, इस अवधारणा में कहा गया था कि जो गरीब है वह गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि उसी में उलझे हुए रह जाते हैं। अब जब गरीब है तो बढ़िया से खाना नहीं खा पाएगा, बढ़िया से खाना नहीं खा पाएगा तो कुपोषण का शिकार होगा, कुपोषण का शिकार होगा तो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा, उसके मस्तिष्क का, उसके बच्चों के मस्तिष्क का विकास नहीं कर पाएगा। जब बच्चों के मस्तिष्क का विकास नहीं होगा तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी प्रकार से दूसरे रूप में आप देखें, जो गरीब है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। जब उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो अशिक्षित रह जाएंगे, अशिक्षित रह जाएंगे तो उनका जो विकास है वह नहीं हो पाएगा। और इस प्रकार से एक दुष्चक्र बनाता है यह जो गरीबी है। और एक गरीब आदमी सदैव हमेशा गरीब ही रह जाता है, उसकी आने वाली पीढ़ी भी गरीब ही होती है। इसी को कहा गया था निर्धनता का दुष्चक्र। यह सिद्धांत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर नर्क्स ने दिया था। कौन दिया था?
रेगनर रेगनर नर्क्स, इस सिद्धांत को दिया था रेगनर नक्स ने दिया था। ठीक है, इसके अनुसार जो अल्प विकसित देश गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं, जिसमें गरीबी और गरीबी को जन्म देती है तथा बढ़ावा देती है, इस कारण ये देश हमेशा गरीबी में ही फंसे रहते हैं। यानी कि जो गरीब देश हैं वह हमेशा ही गरीब बने रहते हैं, यह कहा गया था नर्स के द्वारा निर्धनता के दुष्चक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कितने भूमि पर वन होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वन बहुत जरूरी है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए, है ना। तो इसमें यह निर्धारित किया गया है यूएनईपी के द्वारा कि 33% भूभाग पर हर हाल में वन होना चाहिए। ठीक है, जिसमें जो पर्वतीय एरिया हैं वहां पर ये 60% और जो मैदानी एरिया है वहां पर 20%। इस प्रकार से कुल मिलाकर के एवरेज अगर हम देखें तो 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में काफी कम है। आज भी 21% के लगभग वन पाए जाते हैं, जबकि बिहार में स्थिति और ज्यादा खराब है। बिहार में लगभग 7% क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है, जो कि बहुत ही खराब स्थिति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन हम लोग जानते हैं कि यह एक ऐसी परत है जो समताप मंडल के ऊपर वाला हिस्सा में मिलता है, और ओजोन से मतलब है O3। ओजोन का मतलब है O3, यानी कि इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु जुड़े हुए रहते हैं, और यह सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोक देता है, और इस प्रकार से धरातल पर परावैंगनी किरणें पहुंचने नहीं देता, अल्ट्रावायलेट किरणें पहुंचने नहीं देता, और हमारे हम उससे जो होने वाली बीमारियां हैं उससे रोकने में वह मदद करता है। अगर अल्ट्रावायलेट किरणें धरातल तक पहुंचती तो कैंसर और इस प्रकार की खास करके स्किन कैंसर, इस तरह की बीमारियां होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहले इसके मापन के लिए डॉप्सन ने प्रयास किया था कि ओजोन का जो छिद्र है वह या ओजोन का जो लेयर है वह कितना मोटा है, तो इसीलिए उसके नाम पर इसके जो मापन किया जाता है तो डॉप्सन इकाई का हम लोग यूज करते हैं, डॉप्सन इकाई। ठीक है, इससे हम मापते हैं कि ओजोन परत की मोटाई कितनी है। सबसे पहले ओजोन में होल है यह देखा गया था अंटार्कटिका महाद्वीप पर, क्योंकि वहां पे उससे जो थोड़ा उत्तर वाले क्षेत्र में, जिसमें खास करके दक्षिण अमेरिका का जो दक्षिणी हिस्सा है उस सब क्षेत्र में देखा गया था कि जो भेड़ें हैं वह अंधी हो रही थी। तो अंधी होने का वजह क्या है, तो उसमें जांच में पता चला कि अल्ट्रावायलेट किरणें इसका मुख्य कारण है। और अल्ट्रावायलेट किरणें कहाँ से आ रहा है तो पता चला, जब उसमें और अधिक रिसर्च किया गया तो देखा गया कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर में ओजोन परत में छिद्र है, जहां से सूर्य से जो परावैंगनी किरणें वह धरातल तक पहुंच जाती है। बाद में इसके लेकर के प्रयास शुरू हुए, वैश्विक स्तर पर प्रयास किया जाने लगा, और इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें CFC, इसके तोड़ने के लिए जो महत्वपूर्ण जो फैक्टर्स हैं वह CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वह क्या करता है कि ऑक्सीजन O3 से वह प्रतिक्रिया करता है, खास करके जो क्लोरीन होते हैं, तो इसमें CFC में क्लोरीन होता है, वह क्या करता है कि O3 से प्रतिक्रिया करता है और O3 को ऑक्सीजन में तोड़ देता है। अब O3 से अगर एक ऑक्सीजन निकलेगा
तो O2 बना देगा, फिर ये एक ऑक्सीजन निकला, फिर जाकर के दूसरा O2, इस प्रकार से O2 का चेन बनाने लगता है, तो O3 को क्या करता है, तोड़ता चला जाता है, और इस प्रकार से ओजोन छिद्र की जो मोटाई है वह घटती चली जाती है, वह समताप मंडल के ऊपर वाला हिस्सा में मिलता है ओजोन छिद्र। यह काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पृथ्वी का कवच भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा, कब मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, कब मनाया जाता है, तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत क्या है, तो ओजोन परत समताप मंडल के ऊपर एक ऐसा लेयर है जिसमें ओजोन की प्रधानता होती है, और वह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को वह क्या करता है, रोक लेता है और धरातल तक उसे नहीं पहुंचने देता। इसमें एक बात और याद रखनी है कि ओजोन परत की मोटाई हम डॉवसन इकाई से मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। ग्रीन मफलर, तो पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण में जो प्रदूषण मिलते हैं वातावरण में, तो कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है ना, जल प्रदूषण होता है। तो उसी तरह से एक जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वह है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी शहरी क्षेत्रों में या जो नेशनल हाईवे वगैरह है, तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। उसमें आवाज, गाड़ियों के जो शोर होते हैं उसे कम करने के लिए ग्रीन मफलर योजना की शुरुआत की गई थी। ग्रीन मफलर जो परियोजना है, इसके अंतर्गत राजमार्गों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण को रोकने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि जो हरे पौधे होते हैं वह ध्वनि तीव्रता को 10 से 15 डेसिबल तक कम कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 80 से 85 डेसिबल से ऊपर वाला जो आवाज है वह मानव के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, और इस वजह से जो आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ग्रीन मफलर परियोजना की शुरुआत की गई थी, ताकि जो आवाज है गाड़ियों से निकलने वाले जो ध्वनि है उसकी तीव्रता को कम किया जा सके। तो इसमें याद रखिएगा, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। यानी ग्रीन मफलर एक परियोजना है जिसके तहत राज्य मार्गों के किनारे हरी वृक्षों की कतारें लगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। इस प्रकार के टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसमें भी अमूमन 30 से 40% जो क्वेश्चन है वह टू दी पॉइंट पूछता है यूपीएससी में। तो यूपीएससी का क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, यानी उत्तर प्रदेश में स्थित कानपुर शहर में। ठीक है, तो इसे बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, हुमायूं नामा किसने लिखा। हुमायूं नामा किसने लिखा। हुमायूं नामा किसने लिखा। ठीक है, तो हुमायूं नामा के लेखक थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी, यह हुमायूं की बहन थी, है ना। यानी गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी या हुमायूं की बहन थी। इनका जन्म 1523 ईस्वी में तथा इनकी जो मृत्यु है वह 1605 ईस्वी में हुई थी, और इनकी प्रसिद्ध रचना है हुमायूं नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटाणु कोशिका किस प्रक्रिया द्वारा बनती है। क्योंकि क्लास बहुत लंबा खींच जाता था, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो डिस्कशन है वो कम कम शब्दों में ही दिया जाए, ताकि पूरा एक ही टर्म में पूरा हम लोग खत्म कर सके 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कीटाणु कोशिका किस प्रक्रिया द्वारा बनती है। तो सबसे पहले इसका जो आंसर होगा वो होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस।
मियोसिस, है ना, यानी अर्धसूत्री कोशिका। अर्धसूत्री कोशिका जो होता है, विभाजन की खोज सबसे पहले बीजमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। इस प्रकार का कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टोडा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? टोडा जनजाति एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है जिसके बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्हें टोडी और टोडा के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि यह आर्यों के वंशज हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित इतना ही आप जान ले कि टोडा जनजाति जो है वह नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्हें टोडी और टोडा के नाम से जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि आर्यों का यह है। टोडा जनजाति की इसलिए भी यह है कि यह पुरुषवादी, यहाँ का जो समाज है वह स्त्री प्रधान समाज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चिली एवं पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा का क्या नाम है? चिली एवं पेरू के तट पर जो धारा चलती है उसे हम एक पेरू के तट पर चलने वाली जो धारा है कुछ ये इससे संबंधित ये था कि दरअसल क्वेश्चन कुछ ये आ गया है। पेरू के तट पर चलने वाली गर्म धारा, इससे जुड़ा हुआ सवाल था कुछ इसमें ये है। पेरू के तट के सहारे चलने वाली गर्म धारा का सवाल मैं यहाँ पर करना चाहता था। ऐसे अगर ये भी सवाल सही है, चिली एवं पेरू के तट पर जो चलते हैं वो कनारी धारा के नाम से जाना जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर चर्चा दूसरा चीज करना चाहता था। यह जो धारा अगर इसका आंसर कहा जाएगा तो ये कहेंगे हम कनारी धारा, कनारी धारा। लेकिन मैं जो यहाँ पर चर्चा करना चाह रहा था एल नीनो के बारे में, लेकिन टाइपिंग एरर यहाँ पर इस वजह से हो गया। एल नीनो यह दरअसल गर्म धारा है ना, गर्म धारा है जो पेरू के तट पर चलती है, पेरू के तट पर चलती है। यानी इसी संबंधित दो क्वेश्चन आपको मिल गया। सबसे पहले चिली एवं पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा का क्या नाम है? तो हम कहेंगे शीत धारा की जब बात आएगी चिली एवं पेरू का तो हम कहेंगे कनारी धारा। ठीक है, दूसरा जो मैं इस पर बताना चाहता था आपको वह पेरू के तट के सहारे चलने वाली गर्म धारा, तो यह है एल नीनो। ठीक है, एल नीनो इसलिए महत्वपूर्ण है कि एल नीनो का प्रभाव जब बनता है, यह अमूमन 7 साल का इसका चक्र होता है। एल नीनो की वजह से भारतीय मानसून पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब एल नीनो जब वहां पर सक्रिय होता है, यानी कि पेरू के तट पर जब एल नीनो जिस साल चलता है तो उस साल जो अरब सागर में जो हाई प्रेशर का बेल्ट है वह शिफ्ट कर जाता है, उधर से हवाएं कुछ उस तरफ से शिफ्ट कर जाती हैं और उस साल हम तक बहुत ही कम मानसूनी हवाएं आ पाती हैं और इस कारण से उस वर्ष सूखा का अनुभव किया जाता है भारत में। इसलिए यहाँ पर दो सवाल आप याद रखिएगा। पहला, चिली एवं पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा, तो जब ये क्वेश्चन रहेगा तो हम कहेंगे कनारी धारा, यानी शीत धारा है ना। जब शीत धारा रहेगा तो कहेंगे हम कि यह कनारी धारा है। लेकिन जब रहेगा कि पेरू के तट पर चलने वाली गर्म धारा, ठीक है, तब हम कहेंगे एल नीनो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर कितनी होती है? इसका आंसर होगा 0। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन पर कितना होगा? ये होगा 0, यानी चालकता यहाँ पर खत्म हो जाती है, यहाँ पर चालकता 0 हो जाता है। दरअसल अर्धचालक कौन कौन से पदार्थ हैं? जैसे आपका हो गया जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सारे जो हैं पदार्थ हैं, ये सब ठोस पदार्थ जो है यह अर्धचालक कहलाते हैं।
ठीक है, फिर से सुन लीजिए। अर्धचालक में किसे शामिल किया जाता है? जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि को। इसकी विशेषता होती है कि विद्युत चालकता चालक तथा अचालक के बीच होता है, यानी कि अर्धचालक जो है वह चालक और अचालक के बीच वाला हिस्सा होता है, यानी कि चालकता होती है लेकिन कम होती है, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं अर्धचालक। यह परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक है वह एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है, यानी कि जब परम शून्य 0 डिग्री केल्विन को हम कहते हैं परम शून्य, है ना। और ये परम शून्य की स्थिति जब आती है तो इसकी जो अर्धचालक है चालकता बिल्कुल समाप्त हो जाती है और यह पूरी तरह से अचालक हो जाता है। ठीक है, तो क्लियर है। यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? ठीक है, तो एनीमोमीटर से हम सिंपल से इसे याद रख लेना है। एनीमोमीटर वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र है। आप एयरपोर्ट वगैरह पर देखें कि एनीमोमीटर लगा हुआ रहता है, उससे पता चलता है कि हवा की गति इस समय कितनी है, उसी हिसाब से निर्देश दिया जाता है जहाज को उतरने या न उतरने का। तो एनीमोमीटर है ना, एनीमोमीटर का मतलब क्या हो गया? एनीमोमीटर जो वायु की शक्ति और गति को मापने का यंत्र है, एनीमोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो पहले भी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए। मीथेन या CH4। मीथेन जो है यह और भी इससे जुड़ा हुआ कई सारा सवाल आता है, जैसे जो गाय वगैरह या जो भैंस या ऐसे पशु जो जुगाली करते हैं, जुगाली मतलब समझते हैं? जुगाली का मतलब होता है तो क्या करते हैं कि जब वो खाते हैं तो एक साथ वो लगातार खाते चले जाते हैं, अपने पेट के अंदर सब डाल लेते हैं और उसके बाद जब रात में या जब भी उन्हें फुर्सत होती है, जब वो कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, आराम से वो निकालते हैं एक एक करके अंदर से और उसको चिबाते हैं। ठीक है, यानी अपने पेट में वो डाल लेते हैं, उसको एक एक करके वो निकाल करके चिबाते रहते हैं, तो उससे भी मीथेन गैस निकलता है। गोबर गैस वगैरह ऐसे में भी मीथेन गैस होते हैं, है ना। तो मीथेन गैस यानी कि CH4, तो धान के खेत में भी वहां पर क्या निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मलेरिया का दवा कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कुनैन है वह दरअसल उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वाले क्षेत्रों में एक पेड़ होता है जिसे हम कहते हैं सिनकोना, है ना, सिनकोना, उसको लिख लेते हैं। सिनकोना, ठीक है। सिनकोना दरअसल यह एक आवृत बीजी पादप है और इसका प्रयोग, इसके जो सिनकोना का जो छाल है, सिनकोना का छाल, इससे मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। ठीक है, मलेरिया हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है और एनाफ्लिज मच्छर को यह अपना ये बनाता है, माध्यम बनाता है। क्योंकि प्लाज्मोडियम मान लीजिए किसी व्यक्ति को मलेरिया है, अब यानी कि उसके अंदर क्या प्रवेश कर गया है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी। अब जब कोई एनाफ्लिज मच्छर अब उसे काटेगा तो वह जो प्रोटोजोआ है उसके अंदर, मच्छर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। मच्छर को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जब वह मच्छर पुनः किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो उस व्यक्ति के अंदर यह प्रोटोजोआ प्रवेश कर जाएगा और उस व्यक्ति को भी मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 2-3 बात हमें जाननी चाहिए कि कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह सिनकोना नामक आवृत बीजी पौधों के छाल से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है ना। और इसके जो माध्यम होते हैं वह एनाफ्लिज नामक मच्छर होते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण का नाम है? अम्ल वर्षा से क्या समझते हैं? अम्ल वर्षा दरअसल यह नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जब जल में वर्षा का जो जल होता है, यानी कि जब यहाँ पर से आर्द्रता बनती है और वायुमंडल में जब वह जलवाष्प बनता है तो धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। हम लोग वर्षा की प्रक्रिया हम लोग पढ़े हैं कि जब बूंदें संघनित होती है, संघनित होने के बाद वह नीचे गिरती है तब बारिश के रूप में वो जल हमें प्राप्त होता है। तो इसी में क्या होता है कि जब चूंकि वो शुद्ध होता है, प्योर, वो जल काफी शुद्ध होता है, तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वो घुल जाते हैं। और जब वर्षा होती है तो वह जो जल है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से वह एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो जल वर्षा के साथ जब इस तरह की चीजें घुल करके जब नीचे आती हैं तो वह अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। यह पौधों को और हमारी जो जैव विविधता है उसे काफी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि कई सारे बैक्टीरिया, वायरस और अन्य प्रकार के जो लाभदायक चीज होते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो संगमरमर वगैरह है उसका भी क्षरण होने लगता है ना। यही वजह है कि आगरा का जो ताजमहल है तो पता चला कि उसकी जो कलर है, उसकी जो चमक है, धीरे धीरे करके समाप्त हो रही थी। बाद में पता चला कि यह एसिडिक रेन की वजह से हो रहा था, यानी कि अम्ल वर्षा की वजह से यह समस्या उत्पन्न हुई थी। और इसलिए वहाँ की सरकार ने यह निर्धारित किया कि आगरा के आसपास का जो पूरा एरिया है हम वहाँ पर सिर्फ बैटरी चालित वाहनों का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो ताजमहल धीरे धीरे करके वह देखने योग्य नहीं रह जाएगा, यानी कि उसकी जो चमक है वह गायब हो जाएगी। तो इसका सबसे पहले आंसर हम जान लेंगे कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, यानी कि अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि N2O और SO2। ठीक है, जल वर्षा के इसको दो चार लाइन आप लोग चाहें तो इसमें नोट भी कर सकते हैं कि जल वर्षा के साथ अम्ल के अवपात को अम्ल वर्षा कहते हैं। मानव जनित स्रोतों से जो निश्चित होता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, वह वायुमंडल में पहुंचकर जल से मिलकर के सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का निर्माण करता है। H2SO4 ये क्या करता है? H2SO4 बनाता है, जो कि एक अम्ल है ना, इसका निर्माण करता है। और जब यह अम्ल वर्षा जल के धरातल पर, जल के साथ धरातलीय सतह पर पहुंचता है तो वही अम्ल वर्षा कहलाता है। ठीक है, इसका जो महत्वपूर्ण स्रोत है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का, वह वाहनों से निकलने वाला धुआं है, उसी से सबसे ज्यादा यह प्रदूषण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? यानी कि कौन सी प्रतिक्रिया थी जिसकी वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई और गांधी जी को निर्णय लेना पड़ा कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाए? तो इसका आंसर होगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया के स्वरूप यह या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। इसको प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन आया और उसने क्या किया? प्रस्ताव दिया, और उसी के प्रस्ताव के प्रतिक्रिया स्वरूप गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी। कितना मिनट बचा हुआ है? हो गया? ठीक है, तो इसके पीछे दरअसल कारण यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरन शामिल कर लिया गया था, है ना, और इसके विरोध में कांग्रेसी, ठीक है,
22 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश मिशन भारत आया। वह चाहता था कि जो भारतीय हैं वह द्वितीय विश्व युद्ध में सक्रिय सहयोग दें, है ना, यानी कि भारत का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। लेकिन चूंकि सबसे पहले इसको डायरेक्ट शामिल कर लिया गया था बिना कांग्रेस की सहमति और बिना भारतीयों की सहमति के ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था, तो इसलिए यहाँ के लोगों में नाराजगी थी। और कांग्रेस ने क्या किया कि जो भी मंत्रिमंडल जो यहाँ पर सरकारें चल रही थी जो 1935 के तहत गठित की गई थी, है ना, तो उन लोगों ने क्या किया, वो अपना त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, अब त्याग पत्र के बाद स्थिति यहाँ पर ये हो गई कि भाई लोग तो सपोर्ट नहीं करेगा, तो अब अंग्रेज चाहते थे कि इसका सपोर्ट ले, सहयोग लिया जाए भारत का, तो इसलिए यहाँ पर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा गया 22 मार्च 1942 को। कब भेजा गया? 22 मार्च, तो ऊपर में कर देता हूँ, ये 22 मार्च 1942 को 22 मार्च 1942 को क्रिप्स भारत आया था, है ना, और उसने एक प्रस्ताव दिया। क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे वह न तो कांग्रेस को पसंद आए और न मुस्लिम लीग को, क्योंकि इसमें यह कहा गया था कि भविष्य में, यानी कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब हम जो भी स्वतंत्रता या स्वतंत्रता कुछ देने की जो बात हो रही थी वो हम कब देंगे? जब भारत ये युद्ध समाप्त हो जाएगा तब। इसीलिए इसे गांधी ने कहा था उत्तर तिथीय चेक, यानी कि बाद की तारीख का चेक कह करके इसे खारिज किया था। वहीं मुस्लिम लीग ने भी इसे स्वीकार कर लिया था और इस प्रकार से यह क्रिप्स मिशन जो गांधी जी और साथ में कांग्रेस जो एक उम्मीद लगाए बैठी थी कि अंग्रेज कुछ ये करेंगे, है ना, और उससे जो उम्मीदें पाल रखी थी क्रिप्स मिशन से, तो उनके प्रस्ताव के बाद उन्हें निराशा हाथ लगी और आखिर में कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि हमें नए सिरे से फिर एक आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ेगी, और उसी के तहत 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के ग्वालिया टैंक में, वहीं पर गांधी जी ने ये एक नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है, तो इसी के बाद का वह स्थिति था। इसके बारे में आप लोग इतिहास में और विस्तार से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था? दरअसल यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को समाप्त कर दिया गया था। इसमें दरअसल रिपन एक बहुत ही उदार ये था, और उसने कहें गलती से या फिर जिस तरीके से उस समय एक विधेयक ये किया गया जिसमें यह थी कि बचा हुआ टाइम, चलिए, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1884 ईस्वी में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। इस बिल के माध्यम से विधिक मामलों में भारतीय एवं यूरोपीय लोगों को समानता प्रदान की गई। यानी पहले क्या था कि जो भारतीय लोग थे, भारतीय न्यायाधीश थे, वे यूरोपीय लोगों का, यानी भारत में जो यूरोपीय लोग रह रहे थे उनका वह सुनवाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तो भारतीयों को नीच समझते थे, तो उनका सुनवाई करेंगे तो यानी कि उनकी तौहीन थी, ये वो मानते थे। लेकिन इल्बर्ट विधेयक में इसमें ये किया गया था, ये था कि अब भारतीय लोग भी ये इसका जो विदेशी यानी यूरोपीय जो लोग हैं उनका वह ये सुन सकते हैं, यानी उनकी सुनवाई कर सकते हैं। तो इसे लेकर के यूरोपियों में काफी आक्रोश था, उसे लगा कि भाई हमारे यह तो इज्जत की तौहीन है, और उन्होंने
एक आंदोलन छेड़ दिया और नतीजा ये हुआ कि यह जो विधेयक था उसे वापस लेना पड़ा, और यानी कि यह जो बिल था इसे वापस लेना पड़ा, और इसके कारण ही बाद में रिपन को त्यागपत्र देना पड़ा गया। वो अपने कार्यकाल से पहले ही त्यागपत्र देकर के वे चले गए। और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में भी एक आंदोलन हुआ, क्योंकि उन्हें यह लगने लगा था कि भारतीय लोगों को वे लोग कितने हीन समझते हैं कि जब यह न्यायाधीशों के द्वारा अंग्रेजों की सुनवाई भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये स्थिति थी। तो गिलबर्ट बिल कुल मिलाकर के यह इसका जो सवाल होगा, ये गिलबर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था, जिसमें हम लिखेंगे गिलबर्ट बिल विधेयक जो था वह यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को इसके माध्यम से हटाया गया था। चलिए अगला है हिग्स बोसॉन कण क्या है। हिग्स बोसॉन कण, हिग्स बोसॉन कण के बारे में कहा जाता है कि यह ईश्वरीय कण या एक काल्पनिक मूल कण है। मतलब कि एक ऐसा कण जो शुरुआती समय में सबसे पहले, जैसा कि अगर आप लोग पढ़े होंगे आइंस्टीन के सिद्धांत को, E बराबर mc स्क्वायर, यानी कि शुरुआती समय में दो कण टकराए और उसी की वजह से मास उत्पन्न हुआ, यानी कि सॉरी दो बीम टकराए और उन बीमों के टकराने से मास उत्पन्न हुआ, और जो पहला कण उत्पन्न हुआ होगा, यानी दो किरणों के टकराने से जो पहला कण उत्पन्न हुआ वही हिग्स बोसॉन कण था। और उसी से फिर आगे चल करके यह ब्रह्मांड और अन्य जो आज देख रहे हैं पृथ्वी और इस प्रकार के सौरमंडल, आकाशगंगा और पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो हिग्स बोसॉन वह कण है जिसे एक ईश्वरीय कण माना जाता है ना। यह कण भौतिकी के मानक मॉडल द्वारा लाया गया था, हालांकि वर्तमान में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। आप पढ़ेंगे कि लार्ज हैड्रन कोलाइडर नामक एक महाप्रयोग जिनेवा में किया गया था पिछले दिनों, जिसमें हिग्स बोसॉन कण को फिर से प्राप्त करने की कोशिश की गई, जिसमें दो बीमों को टकराया गया था पृथ्वी के काफी नीचे लगभग 28 किलोमीटर लंबा एक सुरंग बना करके उसमें दो बीमों को टकरा करके उस पहले कण को प्राप्त करने का प्रयास किया गया था लार्ज हैड्रन कोलाइडर के माध्यम से। ठीक है, तो हिग्स बोसॉन तो नहीं, लेकिन उसी से मिलता जुलता एक कण की खोज की गई, और उस पर अभी आज भी काम करने मतलब जारी है कि इस तरह के हिग्स बोसॉन कण, यानी इससे क्या होगा, जब हिग्स बोसॉन कण को हम एक कर लेंगे तो हमें पता चल पाएगा कि आखिर में इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी, यानी ऐसी बेरोजगारी जो कहने को तो लोग रोजगार हैं यानी काम कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वह उसका कोई फलाफल नहीं होता। जैसे भारत में या बिहार में देखेंगे आप किसानी क्षेत्र में, कि उसमें काफी अधिक संख्या में छिपी हुई बेरोजगारी मिलती है। यानी एक बीघा खेत है या 1 एकड़ खेत है तो उसे एक आदमी आराम से उस पर खेती कर सकता है, लेकिन उसी खेत में 5 आदमी लगे हुए, पूरा परिवार लगा हुआ है। एक आदमी रहता तब भी उत्पादन उतना ही होता, और 4 आदमी एक्स्ट्रा लगा हुआ है तब भी उत्पादन उतना ही हो रहा है, उसके उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसी बेरोजगारी जिसका परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता और उसमें अनावश्यक कई सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं, उसे हम कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। जो कहने का तो रोजगार प्राप्त है, वो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन दरअसल उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी से मतलब हो गया छिपी हुई बेरोजगारी, और यह सबसे ज्यादा खेतों में मिलती है, किसानों में मिलती है। और लास्ट क्वेश्चन है द सी ऑफ इनोसेंस। द सी ऑफ इनोसेंस के लेखक कौन है। तो इसका लेखक है किश्वर देसाई। तो क्या है, किश्वर देसाई। किश्वर देसाई
यह एक गांधीवादियन भारतीय लेखक है और इनकी यह जो रचना है यह काफी प्रचलित रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का वर्कशॉप अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जब तक ये हम लोग ऑनलाइन करते हैं तो थोड़ा सा संक्षिप्त में ही इसे करवाएंगे, क्योंकि टाइम आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इसमें किल हो रहा था और थोड़ा सा इसमें कई सारी चीज़ें आप लोग नोट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों का हम पीडीएफ भी कोशिश करेंगे कि आपको भेज दें, है ना। अब अगला हमारा जो क्लास होगा वह ज्योग्राफी का होगा। धन्यवाद।